हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम टू द सिविल पॉइंट इंस्टीट्यूट इंदौर। तो गाइस, आज हम कंटिन्यू करेंगे केमिस्ट्री क्लास। बहुत ही शानदार क्लास होने वाली है। इसके अंदर हम किस तरीके से पढ़ेंगे थोड़ा सा आपको स्टार्टिंग में हम बता देते हैं, इसके बाद कंटिन्यू करेंगे। अब तक की जो भी क्लास हुई है उसके अंदर हम पहले कॉन्सेप्ट को डिस्कस करते थे, पहले कॉन्सेप्ट को, इसके बाद हम क्या करते थे, क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते थे। लेकिन थोड़ा सा भी पैटर्न हम चेंज करने वाले हैं। पहले हम आपको क्वेश्चन दिखाएंगे, फिर उन क्वेश्चन के आसपास के जितने भी कॉन्सेप्ट होंगे उनको डिस्कस करने वाले हैं। आप लोग कमेंट करके बताइए कौन सा सेशन बेस्ट रहेगा। पहले कॉन्सेप्ट फिर क्वेश्चन की, पहले क्वेश्चन को हम देख लेते हैं, फिर उसके आसपास से कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे समझते हैं। क्योंकि जो सिलेबस है ना, आपके जो एग्जाम का सिलेबस है बहुत बड़ा सिलेबस है। आप एक एक पर्टिकुलर सेक्शन को पढ़ने में महीनों का टाइम लगता है। आप फिजिक्स देख लो, आप केमिस्ट्री को देख लो, आप बायो को देख लो, ये तीनों आप में अपने आप में बहुत बड़े सब्जेक्ट होते हैं। 10-10 चैप्टर सभी सब्जेक्ट के होते हैं, टोटल 30 चैप्टर होते हैं। अब इन 30 चैप्टर को यदि आप पढ़ने लग गए ना तो कम से कम 2 से 3 महीने का टाइम लगेगा, तो बहुत ज़्यादा डिटेल हो जाएगा। इसलिए हमारा तो मानना है कि भैया कॉन्सेप्ट विद क्वेश्चन, क्वेश्चन विद कॉन्सेप्ट दोनों सही हैं। जो आपको बेटर लगे आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं। दोनों पैटर्न में हम क्लास को कंटिन्यू करेंगे। ये जो क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिख रहा है 2020 सब इंजीनियर का पूछा गया क्वेश्चन है। 2020 में पूछा गया क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 60 था। इसमें क्या लिखा हुआ है क्वेश्चन को पढ़ के बताइए आप लोग, और इसका आंसर क्या होगा। द एक्सपांडेड फॉर्म ऑफ डीडीटी, जो डीडीटी का विस्तारित रूप क्या होता है। डीडीटी क्या होता है, एक कीटनाशक दवाई होती है। एक कीटनाशक दवाई होती है जो एग्रीकल्चरल लैंड में, एग्रीकल्चरल लैंड में क्या होती है कि छिड़काव किया जाता है, स्प्रिंकल किया जाता है। तो डीडीटी का फुल फॉर्म क्या होता है, डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरोइथेन। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। इस पीडीएफ में मैंने आंसर भी दिया है ताकि जब आप इसको रिवीजन करें तो आपको प्रॉब्लम ना हो, आप भूल जाएं तो। डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरोइथेन डीडीटी का फुल फॉर्म होता है। ठीक है। अब यहाँ डीडीटी के बारे में मैंने कुछ चीज़ें लिखी हुई हैं कि डीडीटी क्या होता है। भैया कलरलेस होता है, इसमें कोई कलर नहीं होता, कोई स्वाद नहीं होता और कोई गंध नहीं होती। एक क्रिस्टल केमिकल कंपाउंड होता है। ठीक है, क्रिस्टल केमिकल कंपाउंड होता है जो आर्गोनोक्लोरीन, आर्गोनोक्लोरीन एक कंपाउंड बनाया गया था कीटनाशक दवाई के रूप में, उसी से डीडीटी को बनाया गया है, उसी को डीडीटी को बनाया गया है। इस बात को ध्यान में रखिएगा, इस बात को ध्यान में रखिएगा। अब होता क्या है, जैसे खेत में आप एग्रीकल्चरल लैंड है, एग्रीकल्चरल लैंड में क्या होता है, आप डीडीटी को स्प्रिंकल कर दिए तो डीडीटी क्या होगा, टाइम के साथ में ज़मीन पे पेनिट्रेट हो जाएगा और जो पौधे होते हैं ना, पौधों के न्यूट्रिएंट के साथ पौधों को मिल जाएगा, पौधों के पोषक तत्वों के साथ पौधों को मिल जाएगा और उस पौधे में धीरे धीरे करके बहुत ज़्यादा होता जाता है। और जो पौधे होते हैं ना, उस पौधों से जो फ्रूट्स होते हैं, उन फ्रूट्स को हम खाते हैं तो हमारे बॉडी पे एक्यूमुलेट होता जाता है, एक्यूमुलेट होता जाता है। तो डीडीटी क्या है, एक हानिकारक है, एक हानिकारक, एक हार्मलेस एजेंट होता है, हार्मफुल एजेंट होता है जो कि हमारे लिए हानिकारक होता है। वो हार्मफुल एजेंट को मैंने ज़मीन पे डाला था, ज़मीन से पौधे को मिला, पौधे से हमारे बॉडी पे आ रहा है, हमारे बॉडी पे एक्यूमुलेट हो रहा है। इसको क्या बोलते हैं, जैव आवर्धन बोलते हैं, बायो मैग्निफिकेशन बोलते हैं। यहाँ से भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आए हुए हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड हम आपको दिखा देते हैं। क्वेश्चन है, आपको दिख रहा होगा, मैं स्क्रीन ऊपर कर लेता हूं। ये भी क्वेश्चन नंबर आपके सब इंजीनियर 2020 का क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, कैटालिटिक कन्वर्टर, कैटालिटिक कन्वर्टर यूज्ड इन ऑटोमोबाइल्स चेंज अनब्रंट हाइड्रोकार्बन इनटू विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड। ऑटोमोबाइल में उपयोग किए जाने वाले उत्प्रेरकी परिवर्तक अनजले हाइड्रोकार्बन को किस यौगिक में बदलते हैं। जो ऑटोमोबाइल, जो ऑटोमोबाइल में जो उपयोग, ऑटोमोबाइल में क्या होता है, बहुत ज़्यादा एयर पॉल्यूशन होता है, बहुत ज़्यादा क्या होता है भैया, पॉल्यूशन होता है। तो उस पॉल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए, पॉल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए कुछ डिवाइस लगाई जाती है जिसका नाम होता है कैटालिटिक कन्वर्टर। क्या नाम होता है, कैटालिटिक कन्वर्टर होता है उस डिवाइस का नाम। और जो डिवाइस होती है ना, वेहिकुलर पॉल्यूशन को, वाहन से जो प्रदूषण होता है उसको रोकती है। अब ये किसकी बनी होती है कैटालिटिक कन्वर्टर, ये पैलेडियम, प्लेटिनम एंड रोडियम के बने होते हैं। ये क्या करते हैं, जब यहाँ से धुआं निकलता है ना, जब वेहिकुलर डिस्चार्ज होता है तो वेहिकुलर डिस्चार्ज को जो कैटालिटिक कन्वर्टर होता है, वेहिकुलर डिस्चार्ज को जो कैटालिटिक कन्वर्टर होता है, वेहिकुलर डिस्चार्ज में क्या होते हैं, बिना जले हुए हाइड्रोकार्बन होते हैं जिनको वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट कर देता है, वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड में
कन्वर्ट कर देता है। ये देखिए डायग्राम में आपको मैं दिखा पा रहा हूँ, एक कैटालिटिक कन्वर्टर है। ये क्या है? कैटालिटिक कन्वर्टर। एक कैटालिटिक कन्वर्टर क्या होता है? व्हीकल में लगा होता है, वाहनों में लगा होता है। जब यहाँ से धुआं निकलता है, इंजन इमिशन, लिखा है ना, इंजन इमिशन, उत्सर्जन होता है, तब क्या होगा? जो आपकी कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है, कार्बन मोनोऑक्साइड गैस, कार्बन मोनोऑक्साइड है, नाइट्रस ऑक्साइड है, बिना जले क्या है? हाइड्रोकार्बन है। तो जो बिना जले हाइड्रोकार्बन होते हैं ना, बिना जले हाइड्रोकार्बन, इसको कन्वर्ट कर देता है पानी में प्लस कार्बन डाइऑक्साइड में। ध्यान में रखिएगा, कार्बन डाइऑक्साइड में। दूसरी चीज़ यहाँ पर लिखा हुआ है कि जो आपका नाइट्रिक ऑक्साइड होता है, नाइट्रिक ऑक्साइड को नाइट्रोजन में, नाइट्रिक ऑक्साइड है इसको नाइट्रोजन में, कार्बन मोनोऑक्साइड को कार्बन डाइऑक्साइड में। तो क्वेश्चन अगेन ऐसे पूछेगा कि जो ऑटोमोबाइल में कैटालिटिक कन्वर्टर लगे होते हैं, तो कैटालिटिक कन्वर्टर बिना जले हाइड्रोकार्बन को किस में कन्वर्ट करते हैं? पानी एंड कार्बन डाइऑक्साइड में। इसके साथ साथ जो कार्बन मोनोऑक्साइड होती है वो कार्बन डाइऑक्साइड में, नाइट्रस ऑक्साइड को नाइट्रोजन गैस में कन्वर्ट कर देते हैं, नाइट्रस ऑक्साइड को नाइट्रोजन गैस में कन्वर्ट कर देते हैं। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है कि कैटालिटिक कन्वर्टर क्या होते हैं। कैटालिटिक कन्वर्टर और डिवाइस होते हैं जो ऑटोमोबाइल पे लगाए जाते हैं। ऑटोमोबाइल पे क्या क्यों लगाए जाते हैं? व्हीकल का पॉल्यूशन, वायु प्रदूषण को रोकने के लिए, वायु प्रदूषण को रोकने के लिए। तो जब वहाँ से धुआं निकलेगा, उस धुआं में अलग अलग एलिमेंट होते हैं, उन एलिमेंट को अलग अलग चीज़ों में कन्वर्ट कर देता है। यहाँ पर कैटालिटिक कन्वर्टर होता है। तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन आपके एग्जाम में आया हुआ था। क्वेश्चन नंबर 70 इसमें लिखा हुआ है, एक 2020 सब इंजीनियर का ही क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। स्क्रीनशॉट मैंने अटैच किया इसलिए। उष्मागतिकी का फुनवा नियम, जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक मेनली टॉक्स अबाउट। जो उष्मागतिकी है, थर्मोडायनेमिक का जो फुनवा नियम है, किसके बारे में बताता है? टोटल एनर्जी ऑफ द सिस्टम, एंथैल्पी ऑफ द सिस्टम, थर्मल इक्विलिब्रियम, एंट्रोपी ऑफ द सिस्टम। भैया जो उष्मागतिकी का जो जीरोथ लॉ है, फुनवा नियम है, किसके बारे में बात करता है? उष्मागतिकी का फुनवा नियम किसके बारे में बात करता है? देखो उष्मागतिकी के 4 नियम थे। कितने थे? टोटल 4th लॉ थे, 4 नियम थे। जो 4th लॉ होता है एंट्रोपी ऑफ द सिस्टम के बारे में बात करता है। जो आपका जीरो लॉ था, जो जीरो लॉ था, जस्ट अ मिनट गाइज, ओके अपन कंटिन्यू करते हैं, कुछ सिस्टम में इशू आ रहा था। ठीक है, देखिए मैं क्या बात कर रहा था, उष्मागतिकी के नियम के बारे में। ठीक है, जो उष्मागतिकी का नियम है किसके बारे में क्या बात करता है, मैं स्टार्टिंग से आपको बता देता हूँ। जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक मेनली टॉक अबाउट, जो उष्मागतिकी का फुनवा नियम होता है किसके बारे में बात करता है? भैया बात करता है थर्मल इक्विलिब्रियम के बारे में। अभी एक्सप्लेन करूंगा थर्मल इक्विलिब्रियम के बारे में। इसमें 4 लॉ थे, फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ और एक थर्ड लॉ था, फिर फोर्थ लॉ। फोर्थ लॉ को ही जीरो फुनवा नियम कहा जाता है, फोर्थ लॉ को ही उष्मागतिकी का फुनवा नियम कहा जाता है। इस बात को ध्यान में रखिए। ठीक है, जो फोर्थ लॉ होता है, जो थर्ड लॉ होता है ना, उष्मागतिकी तीसरा नियम होता है। ये तीसरा नियम एंट्रोपी ऑफ द सिस्टम के बारे में बात करता है, एंट्रोपी ऑफ द सिस्टम के बारे में बात करता है। लेकिन जो आपका जो फुनवा नियम होता है बात करता है थर्मल इक्विलिब्रियम के बारे में, थर्मल इक्विलिब्रियम के बारे में। तो थोड़ा सा मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ कि अलग अलग नियम किस किस के बारे में कैसे कैसे बात करते हैं। यहाँ पर स्पेस है, यहाँ पर आप देखिएगा, बाकी की चीज़ें लिखी हुई हैं, आप उनको बाद में पढ़ लेना। ऐप के अंदर हम PDF अपलोड कर देंगे। जो उष्मागतिकी का पहला नियम है, उष्मागतिकी का जो पहला नियम है, ये किसके बारे में होता है भैया? आप में से कोई बताएंगे? ये किसके बारे में होता है? एनर्जी कंजर्वेशन के बारे में होता है, एनर्जी कंजर्वेशन के बारे में, ऊर्जा संरक्षण पर आधारित है। उष्मागतिकी का जो पहला नियम है ऊर्जा संरक्षण पर आधारित है। ये 2022 के अंदर एक क्वेश्चन बन सकता है, इसको ध्यान में रखिए। एनर्जी कंजर्वेशन पर आधारित है, ऊर्जा संरक्षण पर आधारित होता है। इसका मतलब क्या होता है? न तो आप एनर्जी को बना सकते हैं, न तो एनर्जी को आप डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, न ही उत्पन्न होती है, न ही नष्ट होती है, बल्कि एक रूप से दूसरे रूप में कन्वर्ट होती है। उष्मागतिकी का जो पहला नियम है कि आप एनर्जी को बना भी नहीं सकते हैं, ना तो इसको डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। एनर्जी केवल एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट होती है, एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट होती है, एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट होती है। आ रही बात समझ में? जैसे
आपने कागज है, आपने कागज को जलाया, ठीक है, आपने कागज को जलाया तो क्या होगा, उस कागज से एनर्जी निकलेगी, है ना, उसमें ऊर्जा निकलेगी। अब उसमें जो उसमें ऊर्जा निकलेगी उसमें क्या होगा, जो आपका एयर पॉल्यूशन होगा, उस एयर पॉल्यूशन से इंसान बीमार पड़ेगा, फिर मरेगा, फिर जलेगा। ये क्या है, एक साइकिल में चेंज हो रहा है, एक साइक्लिक हो रहा है ना, एनर्जी कभी खत्म नहीं हो रही, एनर्जी क्या हो रही, बदल रही है एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में। जैसे कोई व्हीकल है, लेट सपोज ट्रेन है, ट्रेन क्या होती है, ट्रेन को एनर्जी मिलती है, ट्रेन में फ्यूल के थ्रू क्या होता है, एनर्जी मिलती है, फिर ट्रेन क्या होती है, चलती है। तो एक एनर्जी एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट हो रही है, ठीक है। जैसे आप अपने बाइक में देखो, बाइक में आप क्या करते हैं, आपने जो फ्यूल दिया उस फ्यूल से उसको एनर्जी मिलेगी, तभी तो मोशन होता है। तो एनर्जी एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट होती है, ना कि नष्ट होती है। अच्छा, उष्मागतिकी का जो पहला नियम था, इस पे एक इक्वेशन भी होती है, यहाँ पे एक कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन बनेगा आपके एग्जाम में। क्या इक्वेशन होती है, क्यू बराबर होता है डेल्टा यू प्लस डब्लू, डेल्टा यू प्लस डब्लू। आप किसी सिस्टम को चलाने के लिए क्या देते हैं, एनर्जी देते हैं। आप किसी सिस्टम को चलाने के लिए उष्मा देते हैं, क्या देते हैं भैया, हीट देते हैं, हीट। आप किसी सिस्टम को चलाने के लिए हीट देते हैं। थर्मोडायनेमिक लॉ पढ़ रहे हैं आप ना, थर्मोडायनेमिक लॉ पढ़ते हैं। थर्मो का मतलब क्या, टेम्परेचर से रिलेटेड है कुछ, टेम्परेचर से रिलेटेड है कुछ। आप किसी सिस्टम को, किसी निकाय को आप हीट देते हैं, तो आपने मान लीजिए आपने 100 कैलोरी हीट उसको दी है, 100 कैलोरी आपने हीट दी है, तो क्या आपको जो आउटपुट मिलेगा, जो वर्क डन होगा, 100 कैलोरी होगा? जरूरी नहीं है। देखना पड़ेगा कि वो सिस्टम कैसा है, वो सिस्टम पहले से चल रहा था या सिस्टम बंद पड़ा हुआ था, वो सिस्टम पहले से चल रहा था या बंद पड़ा हुआ था। मान के चलो आपका एक कोई व्हीकल है, व्हीकल पहले से क्या था, बंद पड़ा हुआ था, तो व्हीकल को गर्म होने में, उसके इंजन को गर्म होने में आपने 100 कैलोरी एनर्जी दी है, तो हो सकता है 20 कैलोरी एनर्जी उसको इंजन को गर्म करने में लग जाए। फिर उसको चलने के लिए 80 कैलोरी चाहिए, क्या चाहिए, 80 कैलोरी चाहिए। फिर जब इंजन गर्म हो जाएगा, तो आप फिर जब 100 कैलोरी देंगे ना, तो ये आपका जीरो होगा, गर्म करने में कोई एनर्जी नहीं लगेगी, आपका ये 100 का 100 वर्क करने में काम होगा, चलने के लिए काम आएगा। तो कहने का मतलब है कि जो आपने एनर्जी दी थी 100 कैलोरी, वो 100 कैलोरी 100 ही है। देखो 100 यहाँ भी है, 80 20 100 और यहाँ 100/100 है। यानी क्यू क्या होता है, आपने जो एनर्जी दी है, डेल्टा यू क्या होता है, मशीन द्वारा उष्मा ली गई उष्मा, ठीक है। डब्लू क्या है, कार्य करने के लिए जो उष्मा दी गई है ना, किया गया कार्य। डब्लू क्या, वर्क डन है। वर्क डन क्या है, जो उष्मा के द्वारा कार्य किया गया, उष्मा के द्वारा कार्य किया गया। तो क्यू बराबर डेल्टा यू प्लस डेल्टा डब्लू। जैसे तवा में रोटी फेंकते हैं ना, तवा के अंदर रोटी फेंकते हैं, आप में से जो खुद से खाना बना के देखे होंगे तो आप फील किए होंगे, जब आप पहली रोटी रखते हैं, जब पहली रोटी डालते हैं, उसको थोड़ा देर में सिकती है, क्यों, क्योंकि जो आप फ्यूल दे रहे हैं ना, आप यहाँ पे जो फ्यूल दे रहे हैं उसको, ठीक है, थोड़ा दैनिक लाइफ में जो एग्जाम्पल उनको लेके चलते हैं, आप जो फ्यूल दे रहे हैं, ये पैन था, ठीक है, ये क्या था, तवा था, इसके ऊपर आप रोटी रखने वाले हैं। मैं आपको थोड़ा सा एंटरटेनिंग एग्जाम्पल लेता हूँ, आपको फील आएगा बिल्कुल ही। ये आपने चपाती रखी है उसके ऊपर, तो जो चपाती है ना, इसको फेंकने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, ठीक है, इसको थोड़ा सा टाइम लेगा, क्योंकि ये जो आपका ये सिस्टम था, ये क्या है, आपका सिस्टम है जिसके ऊपर रोटी आप फेंक रहे हैं, इसको गर्म होने में थोड़ा सा उष्मा चाहिए, थोड़ा सा उष्मा चाहिए। तो पहले वाली को टाइम लगता है, फिर जब दूसरी आप रोटी डालेंगे तो फटाफट फेंकती जाती है। तो यहाँ पास क्या हो रहा है कि आपने मान लीजिए आपने दिया टोटल अमाउंट 100 कैलोरी आपने एनर्जी उष्मा दी, तो 20 तो लग गई इस तवा में, फिर 80 किस में आई, पहले वाली रोटी में। फिर जब आप 100 देंगे तो 100 का 100 रोटी पे काम करेगा। तो एनर्जी कहीं नष्ट नहीं होती, एनर्जी क्या होती है, कंजर्व रहती है, संरक्षित रहती है। उष्मागतिकी का पहला नियम इस पर बात करता है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। हम बात करेंगे जो थर्मोडायनेमिक लॉ है, सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक। उष्मागतिकी का दूसरा नियम क्या होता है, उष्मागतिकी का दूसरा नियम क्या कहता है, आप में से पता है किसी को, आप में से किसी को पता है? उष्मागतिकी का दूसरा नियम ये कहता है भैया, जो एनर्जी होती है ना, उष्मा, आपका जो हार्टर बॉडी होती है ना, हार्टर बॉडी से जो आपकी कूलर बॉडी होती है, कूलर बॉडी होती है, उस बॉडी की तरफ ट्रांसफ़र होती है। यानी ठंड वस्तु से, गर्म वस्तु से जो उष्मा होती है, ठंड वस्तु की तरफ ट्रांसफ़र होती है। गर्म वस्तु से उष्मा ठंड वस्तु की तरफ ट्रांसफ़र होती है। ये कौन कहा था, उष्मागतिकी का दूसरा नियम है। उष्मागतिकी का दूसरा नियम है कि जो उष्मा होती है, गर्म माध्यम से ठंड माध्यम की तरफ प्रवाहित होती है, ठीक है। और उष्मागतिकी जो तीसरा नियम होता है,
उष्मागतिकी का जो तीसरा नियम होता है किसके बारे में बात करता है, पूर्ण परफेक्ट क्रिस्टल के बारे में बात करता है, एंट्रोपी के बारे में बात करता है, एंट्रोपी के बारे में बात करता है। तो इन चीज़ों को ध्यान में रखिएगा। और तीसरा नियम ये भी कहता है, उष्मागतिकी का तीसरा नियम ये भी कहता है, क्या कहता है कि भैया जो उष्मा है तब तक ट्रांसफ़र होती है, उष्मा तब तक ट्रांसफ़र होती है जब तक कि इक्वल टेम्परेचर ना हो जाए। ये चीज़ें फोर्थ लॉ में थोड़ा और अच्छे से स्पष्ट हो जाएगी, मैं आपको एक्सप्लेन ही कर देता हूँ। जो आपका जीरो लॉ था ना, जीरोथ लॉ, उसके बारे में थोड़ा बात कर लेते हैं। ये उष्मागतिकी का चौथा नियम होता है, इसी को जीरो लॉ कहा जाता है, फुनवा नियम कहा जाता है। इसके अंतर्गत क्या होता है, जैसे मान लो आपके 3 बॉडी हैं, ठीक है, ये 3 बॉडी है, ठीक है। अब ये 3 बॉडी में इनका अलग अलग टेम्परेचर है। लेट सपोज मान लो इसका 15 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है, इसका भी 15 डिग्री सेल्सियस है, इसका 30 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है। आपने क्या किया, इन तीनों को एक बॉक्स में पैक करके रख दिया। आपने इन तीनों बॉडी को एक बॉक्स में पैक करके रख दिया, तो होगा क्या कि टाइम के साथ में जो टेम्परेचर है, आप देखें कुछ समय के बाद जो टेम्परेचर होता है ना, ये गर्म वस्तु से ये जो हल्की गर्म है 15 डिग्री टेम्परेचर, इसका 30 है, तो इधर साइड ट्रांसफ़र होता जाएगा, इधर साइड ट्रांसफ़र होता जाएगा। तो कुछ समय बाद जो इक्वल टेम्परेचर हो जाएगा 20 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। इसीलिए कहते हैं जो जीरोथ लॉ होता है, फुनवा नियम होता है, थर्मल इक्विलिब्रियम की बात करता है कि जितना भी निकाय है, जितना भी बॉडी है, वो इक्विलिब्रियम को मेंटेन करता है, इक्वल टेम्परेचर को मेंटेन करता है, इक्वल टेम्परेचर को मेंटेन करता है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा इन नियम के बारे में। इतना ही आप ध्यान में रखिए तो आपका काम हो जाएगा। पहला नियम क्या है, एनर्जी कंजर्वेशन पे आधारित है। दूसरा नियम कहता है कि गर्म से ठंड की तरफ प्रभावित होगी। तीसरा नियम आपका एंट्रोपी के बारे में बात करता है। चौथा नियम बात करता है थर्मल इक्विलिब्रियम के बारे में, थर्मल इक्विलिब्रियम के बारे में। डोंट गेट कंफ्यूज, हो सकता है पीडीएफ में थोड़ा सा मिसप्रिंट हुआ है लग रहा है मेरे को, तो आप इन चीज़ों को बात ध्यान में रखिएगा जो मैं बताया हूँ। पहला एनर्जी कंजर्वेशन पर, दूसरा गर्म से ठंड की तरफ, तीसरा परफेक्ट क्रिस्टल के बारे में, एंट्रोपी के बारे में, चौथा जो नियम होता है थर्मल इक्विलिब्रियम के बारे में बात करता है, जिसे जीरोथ लॉ भी कहते हैं, जीरोथ लॉ भी कहते हैं। तो आई होप आपको समझ में आ रही होंगी चीज़ें। चलिए क्वेश्चन नंबर, एक क्वेश्चन अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 होगा और आपके एग्जाम 2020 सब इंजीनियर ने पूछा गया क्वेश्चन है, ध्यान में रखिएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग केमिकल कंपाउंड काजेस बायोमैग्निफिकेशन। आपके पास 4 ऑप्शन हैं, इनमें से कौन सा रासायनिक यौगिक बायोमैग्निफिकेशन का कारण बनता है। बायोमैग्निफिकेशन जैव आवर्धन का कारण बनता है। सल्फर डाइऑक्साइड, डीडीटी, मेथेन, कार्बन डाइऑक्साइड। आपके पास गाइस 4 ऑप्शन है, आप में से आप बताइए कि ये जो 4 ऑप्शन है इनमें से ऐसा कौन सा कंपाउंड है जो बायोमैग्निफिकेशन का कारण बनता है। बायोमैग्निफिकेशन क्या होता है भैया, बायोमैग्निफिकेशन होता है टॉक्सिक एजेंट की कंसंट्रेशन का बढ़ना, टॉक्सिक एजेंट की जो सांद्रता होती है, कंसंट्रेशन होती है, वो इंक्रीज होना, इसी को बोलते हैं बायोमैग्निफिकेशन। तो किसकी वजह से होता है, जैसे डीडीटी का यूज करते हैं कहाँ, एग्रीकल्चर में, एग्रीकल्चर में यूज होता है कीटनाशक के रूप में। अब ये क्या होता है, इसको ज़मीन पे आप डाल देते हैं, ज़मीन पे रिफ करके न्यूट्रिएंट्स के फॉर्म में किस में चला जाता है, न्यूट्रिएंट्स के साथ में पौधों की जड़ों को मिलता है, फिर उस पौधों से जो फ्रूट्स निकलते हैं उन फ्रूट्स को हम खाते हैं, तो हमारे बॉडी पे डिपॉजिट होता जाता है, हमारे बॉडी पे डिपॉजिट होता है ये टॉक्सिक एजेंट के रूप में। जो डिपॉजिट हो रहा है ना, इसी को बोलते हैं बायोमैग्निफिकेशन। ये किसकी वजह से हो रहा है, आपके डीडीटी, डाइक्लोरोडाइमीन ट्राइक्लोरोइथेन, इसकी वजह से हो रहा है। तो आई होप समझ में आ रहा है। दूसरा एक रीजन होता है मरकरी की वजह से, मरकरी और डीडीटी की वजह से प्रॉब्लम होती है, इनको ध्यान में रखिएगा, इनको ध्यान में रखिएगा। और बाकी चीज़ें लिखी हुई हैं, आप पढ़ सकते हैं इनको। जो पहली बार आपका है ना, पहली बार डीडीटी का यूज अमेरिका के मिशिगन झील में मच्छरों को मारने के लिए किया गया था, मच्छरों को मारने के लिए किया गया था। तो सिचुएशन ऐसी आई थी, जो पेलिकन नाम के पक्षी थे ना, उनकी संख्या बहुत ज़्यादा कम हो गई थी। पेलिकन नाम के जो पक्षियों की संख्या बहुत ज़्यादा कम हो गई थी, क्योंकि जो अंडों का पहला आवरण होता है ऊपरी वाला, वो पतला हो गया था, तो निकलने से पहले ही, बच्चा निकलने से पहले ही अंडे टूट जाते थे। तो ये स्टोरी इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन पहली बार कहाँ यूज किया गया था, अमेरिका में मिशिगन झील में, है ना, मिशिगन झील के आसपास मच्छरों को मारने के लिए। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा।
अब जो आने वाले क्वेश्चन है अभी आपके एफिड एंड बेफ से रिलेटेड है। हालांकि एफिड और बेफ के बारे में मैंने पहले भी चीज़ों को मैं आपको बहुत सारी चीज़ें बताया हूँ, आपको पता भी होगी, लेकिन यहाँ पर आप कुछ एक्स्ट्रा कॉन्सेप्ट डिस्कस करेंगे जिससे कि आने वाले क्वेश्चन को आप बहुत आसानी से कर पाएंगे। तो एफिड क्या होता है, बेफ क्या होता है, सारी चीज़ें मैंने आपको बताई थी। एफिड का मतलब क्या होता है भैया, अम्ल होता है। बेफ का मतलब क्षार होता है। एफिड को तेजाब भी बोलते हैं, बोलते हैं। एफिड क्या होता है भैया, खट्टा होता है। कैसा होता है एफिड, क्या होता है, खट्टा होता है, सावर होता है। कैसा होता है, सावर होता है। ठीक है, जो एफिड होता है उसका पीएच मान कितना होता है भैया, पीएच मान लेस देन 7 होता है। ये क्या करता है एफिड, नीले लिटमस पेपर को, जो नीले लिटमस पेपर होते हैं, नीले को किस में कन्वर्ट कर देता है भैया, लाल में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, लाल में कन्वर्ट कर देता है, इतना ध्यान में रखिए। इसके अलावा जो मैं बताने वाला हूँ उसको देखिए। 2 टाइप के एसिड होते हैं, एक होता है आपका ऑर्गेनिक एसिड, दूसरा होता है आपका मिनरल एसिड। एक होता है ऑर्गेनिक एसिड, दूसरा होता है मिनरल एसिड। ऑर्गेनिक एसिड ऐसे एसिड कहते हैं जिसके अंदर कार्बन के कंपाउंड होते हैं। ऐसे एसिड जिसके अंदर कार्बन के एलिमेंट होते हैं, कार्बन के कंस्टिट्यूएंट होते हैं, वो ऑर्गेनिक मैटर कहलाते हैं, कार्बनिक एसिड कहते हैं। एक ऐसे होते हैं एनिमल्स में होते हैं एंड प्लांट्स में होते हैं। सिट्रिक एसिड जो फलों में पाया जाता है, एसिटिक एसिड, टार्ट्रिक एसिड, है ना, ऑर्गेनिक एसिड, ये सब क्या ऑर्गेनिक एसिड के एग्जाम्पल है। ऑर्गेनिक एसिड वे एसिड होते हैं जिनके कंस्टिट्यूएंट में कार्बन पाया जाता है। ठीक है, जिनके कंस्टिट्यूएंट के फॉर्म में कार्बन पाया जाता है, ये होता है एनिमल एंड प्लांट्स में होता है। इसके एग्जाम्पल है सिट्रिक एसिड, एसिटिक एसिड, टार्ट्रिक एसिड, है ना। दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ ऑर्गेनिक एसिड। ऑर्गेनिक एसिड क्या होता है, वीक होता है, इतना ध्यान में रखिए। दूसरा होता है मिनरल एसिड। मिनरल एसिड कैसे बनते हैं, जो आपकी पृथ्वी है, पृथ्वी के क्रस्ट में, भूपर्पटी पार्ट में, और पृथ्वी के क्रस्ट में बहुत सारे मिनरल पाए जाते हैं। उन मिनरल की हेल्प से जो एसिड बनते हैं दैट इज नोन एज मिनरल एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है, नाइट्रिक एसिड होता है। ठीक है, इनको लेबोरेटरी में भी यूज किया जाता है। और एसिड क्या होते हैं, स्ट्रांग एसिड होते हैं, स्ट्रांग एसिड होते हैं। जैसे कि आपका जो सल्फ्यूरिक एसिड है मिनरल एसिड होता है, जिसे रासायनिक अम्लों का राजा कहा जाता है, किंग ऑफ केमिकल कहा जाता है, किंग ऑफ केमिकल कहा जाता है। इतना एसिड के बारे में ध्यान में रखिए, है ना, एसिड के बारे में इतना ध्यान में रखिए। और एक चीज़ ध्यान में रख सकते हैं एसिड के बारे में, आपको ध्यान में रखना ही है। तो एसिड जब मेटल से क्रिया करता है तो क्या करता है भैया, एसिड जब मेटल से क्रिया करता है तो क्या करता है, मैंने आपको बताया था। एसिड लिखने की जरूरत नहीं है, पहले क्लास में मैंने बता चुका है। एसिड जब मेटल से क्रिया करता है तो क्या बनता है, हाइड्रोजन गैस आउट होती है, हाइड्रोजन गैस आउट होती है। अब कैसे कैसे आउट होती है, जैसे आपका जिंक सल्फेट है, जिंक सल्फेट, ये मेटल यानी मेटल से क्रिया करता। अभी जस्ट मिनट, मैं क्या बोल रहा, अच्छा, सल्फ्यूरिक एसिड जो होता है ना, H2SO4, एक क्रिया करता है किससे, ये आपका जिंक से क्रिया करेगा तो जिंक सल्फेट बना देगा, है ना। प्लस हाइड्रोजन गैस क्या होगी, आउट होती है, हाइड्रोजन गैस क्या होती है, आउट होती है, ध्यान में रखिएगा। बेसिस क्या होते हैं भैया, बेस को क्या बोलते हैं, क्षार बोलते हैं ना। बेस क्या होते हैं, क्षार बोलते हैं। तो बेस के बारे में आपने क्या पता है आपको, बेस के बारे में, बेस क्या होता है, कड़वा होता है, तीखा होता है। ये लाल लिटमस पेपर को नीला कर देता है, इसका पीएच मान 7 से ज़्यादा होता है। और इसका पहचान क्या होती है, इसमें हाइड्रॉक्सिल आयन होते हैं, हाइड्रॉक्साइड आयन होते हैं, हाइड्रॉक्साइड आयन होते हैं। ठीक है, जैसे मिल्क ऑफ मैग्नीशिया होता है, बेकिंग सोडा होता है, वॉशिंग सोडा होता है, कैल्शियम हाइड्रॉक्साइड होता है, क्या होते हैं, एग्जाम्पल होते हैं बेस के। बेस के क्या होते हैं, एग्जाम्पल होते हैं। अब कुछ स्ट्रांग बेस होते हैं, कुछ वीक बेस होते हैं, है ना। आपने एल्कली भी सुनी होगी, एल्कली, एल्कली किसे बोलते हैं, जो बेस, जो भाप में, बेस को भाप में बोलते हैं, एल्कली को क्षार बोलते हैं। दरअसल जो बेस पानी में फेल्यूबल होते हैं वो एल्कली में होते हैं, एल्कली होते हैं, उन्हें स्ट्रांग बेस भी कहा जाता है। जो बेस पानी में घुल जाते हैं, रेडली फेल्यूबल होते हैं, वो स्ट्रांग बेस होते हैं, जैसे कि सोडियम हाइड्रॉक्साइड, है ना, सोडियम हाइड्रॉक्साइड, पोटेशियम हाइड्रॉक्साइड, ये क्या होते हैं, रेडली फेल्यूबल होते हैं, तो स्ट्रांग बेस होते हैं, है ना। और ये बहुत ज़्यादा कोरोजिव होते हैं और स्किन को बर्न कर सकते हैं। वीक बेस वो होते हैं जो इनफेल्यूबल होते हैं, फिर पार्शली फेल्यूबल होते हैं, पानी में घुलते नहीं है, घुलते हैं थोड़ा बहुत घुलते हैं, वो कमज़ोर बेस होते हैं। अमोनियम हाइड्रॉक्साइड होता है और कैल्शियम हाइड्रॉक्साइड। अमोनियम हाइड्रॉक्साइड, कैल्शियम हाइड्रॉक्साइड क्या होते हैं, इसके एग्जाम्पल होते हैं। तो ये मैंने चीज़ें आपको बता दी, इनको ध्यान में रखेंगे तो बहुत अच्छी बात रहेगी। ठीक है, स्ट्रांग बेस, वीक बेस के बारे में।
अर्हिन्यफ कॉन्सेप्ट ऑफ एफिड एंड बेस, लेविफ कॉन्सेप्ट ऑफ एफिड एंड बेस। हालांकि मैंने इन चीज़ों को बता दिए हैं, लेकिन यहाँ पर दिया हुआ है, मैंने पीपीटी में लिखा है, थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ, हल्का हल्का करूँगा, पिछली क्लास में आप देख लेना। अर्हिन्यफ कॉन्सेप्ट क्या होता है? एसिड इज अ सब्सटेंस विच प्रोड्यूस हाइड्रोजन आयन। सिंपल सी बात है, एसिड जब मेटल से क्रिया करता है तो हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस होती है, हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस होती है। और एसिड क्या होता है? जैसे आपका HCl है ना, तो H पॉजिटिव प्लस क्लोरीन निगेटिव, तो ये क्या हो रहा है? हाइड्रोजन आयन को प्रोड्यूस करता है, हाइड्रोजन आयन को प्रोड्यूस करता है। जो बेस होते हैं ना, हाइड्रोक्साइड आयन को प्रोड्यूस करते हैं, हाइड्रोक्साइड NH4 अमोनियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। और आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये क्या होते हैं? हाइड्रोक्साइड आयन को प्रोड्यूस करते हैं, और एसिड हाइड्रोजन आयन को प्रोड्यूस करते हैं। जो लेविस कॉन्सेप्ट होता है, लेविस कॉन्सेप्ट कहता है कि जो एसिड होता है ना, इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है, इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है, जबकि बेस क्या होता है? इलेक्ट्रॉन को प्रोड्यूस करता है। बेस क्या होता है? इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस करता है, और ये क्या होता है? एक्सेप्ट करता है। इनके बारे में ऑलरेडी डिस्कस की गई चीज़ें हैं, तो अगेन एंड अगेन क्या डिस्कस करें? 3 थ्योरी मैंने बताई थी, अर्हिन्यफ थ्योरी, लेविस कॉन्सेप्ट और ब्राउनस्टेन लोरी थ्योरी। इसमें क्या है? एसिड को जो मॉलिक्यूल होते हैं डोनेट करते हैं, प्रोटॉन को इलेक्ट्रॉन को डोनेट करते हैं, और जो बेस होते हैं प्रोटॉन को एक्सेप्ट करते हैं, इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करते हैं, इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करते हैं। यहाँ तक ये चीज़ें बहुत ही आसान थी, मैंने पहले भी डिस्कस किया था। ओके, जस्ट मिनट में पानी पी लेता हूँ, फिर कंटिन्यू करते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट एसिड है, इनके कहाँ प्रेजेंट होता है, इसके बारे में क्वेश्चन बने हुए हैं, तो उनको थोड़ा सा आप ध्यान में रखिएगा। जो एसिटिक एसिड होता है, एसिटिक एसिड कहाँ प्रेजेंट होता है? विनेगर, सिरका में। जो सिरका होता है ना, सिरका के अंदर जो एसिड होता है एसिटिक एसिड होता है। एस्कॉर्बिक एसिड कहाँ होता है? आंवला के अंदर, है ना। आंवला जो होता है ना, आंवला, आंवला के अंदर क्या होता है भैया? एस्कॉर्बिक एसिड होता है, एस्कॉर्बिक एसिड होता है, इसको ध्यान में रखिएगा, ठीक है। जो सिट्रिक एसिड होता है, सिट्रिक एसिड कहाँ होता है भैया? सिट्रस फ्रूट में होता है। जो सिट्रिक एसिड होता है सिट्रस फ्रूट में होता है। सिट्रस फ्रूट क्या होते हैं? जो खट्टे फल होते हैं, खट्टे फल क्या आते हैं? सिट्रस फ्रूट में आते हैं। फॉर्मिक एसिड क्या होता है भैया? जो लाल चींटी होती है, रेड आंट्स होती है, वो उसमें क्या होता है? फार्मिक एसिड होता है। लैक्टिक एसिड दही के अंदर पाया जाता है, कर्ड के अंदर पाया जाता है। टार्ट्रिक एसिड अंगूर में पाया जाता है, एंड पके हुए मैंगोज में पाया जाता है। ऑक्जेलिक एसिड टोमेटो के अंदर होता है। मेलिक एसिड एप्पल के अंदर होता है। आपके पेट के अंदर कौन सा एसिड होता है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है, ठीक है। ब्यूट्रिक एसिड किसके अंदर होता है? मक्खन के अंदर होता है, बटर के अंदर होता है। स्टेरिक एसिड फैट के अंदर होता है ना, फैट के अंदर होता है। अमीनो एसिड प्रोटीन के अंदर होता है, किसके अंदर? प्रोटीन के अंदर होता है। टेनिक एसिड चाय के अंदर होता है, टी के अंदर होता है। तो इंपॉर्टेंट एसिड के नाम और ये कहाँ प्रेजेंट होते हैं, इनको ध्यान में रखिएगा, क्वेश्चन डायरेक्टली आपके एग्जाम में बनेंगे। फिर हम थोड़ा सा बात करेंगे पीएच स्केल के बारे में। पीएच स्केल क्या होती है? ऑलरेडी डिस्कस की गई चीज़ें होती हैं, ठीक है। 0 से 7 तक इसका नंबर होता है। जो 7 होता है न्यूट्रल होता है, 7 से ज़्यादा बेस होता है, 7 से कम क्या होता है? क्षार होता है। 7 से ज़्यादा बेस होता है, 7 से कम होता है तो एसिड होता है, अम्ल होता है, ठीक है। ये चीज़ें यहाँ पर लिखी हुई हैं, आपको कुछ ध्यान में नहीं रखना है, शायद आपको पीपीटी में फ़ोन ही कर रहा होगा, तो मैं थोड़ा सा बता देता हूँ आपको। जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है, इसका जो पीएच मान होता है 2.0 होता है। विनेगर का होता है 2.4 से 3.4। जो शराब होता है, दारू, है ना, वाइन का होता है 2.8 से 3.8 के बीच। बियर का होता है 4.0 से 5.0 के बीच। लाइसोफोम का होता है 4.5। कॉफ़ी का होता है 4.5 से लेके 5.5। ह्यूमन स्किन का होता है 4.7। यूरिन का होता है 5.5 से 7.5। जो लार होता है, लार का होता है स्लाइवा 6.5 से 7.5, है ना। टीयर्स, आंसू का होता है 7.5। ब्लड का होता है 7.3 to 7.5। प्योर वाटर का 7 होता है, प्योर वाटर का 7 होता है। समुद्री वाटर का 8.5 होता है। अब पीने वाले पानी का पीएच मान कितना होना चाहिए? आप लोग कमेंट करके बताएंगे, आप लोग कमेंट करके बताएंगे, ओके। तो इनको ध्यान में रखिए, इंपॉर्टेंट पीएच मान को ध्यान में रखिए, क्वेश्चन बन सकते हैं आपके एग्जाम में, ठीक है। एक कंपाउंड और छूट गया, अमोनिया। अमोनिया क्या होता है? 12 होता है, अमोनिया का 12 होता है पीएच मान,
ठीक है। अब यहाँ पास कुछ बेफ के नाम दिए गए हैं और बेफ कहाँ पाए जाते हैं इसके बारे में लिखा हुआ है। इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, इसको स्किप नहीं कर सकते, एग्जाम में क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा। कैल्शियम हाइड्रॉक्साइड, कैल्शियम हाइड्रॉक्साइड क्या होता है भैया? बुझा हुआ चूना, लाइम वाटर कैसे कैल्शियम ऑक्साइड प्लस H2O से क्रिया करेगा तो क्या बनेगा? कैल्शियम हाइड्रॉक्साइड बनता है। इसे लाइम वाटर भी कहा जाता है, क्या बोलते हैं? लाइम वाटर कहा जाता है। अमोनियम हाइड्रॉक्साइड का ट्रीटमेंट ऑफ वाटर, वाटर का ट्रीटमेंट करने के लिए इसका यूज किया जाता है। विंडो क्लीनर के रूप में भी होता है। ट्रीटमेंट ऑफ वाटर, विंडो क्लीनर के रूप में अमोनियम हाइड्रॉक्साइड का यूज होता है। अमोनियम हाइड्रॉक्साइड NH4OH। सोडियम हाइड्रॉक्साइड क्या होता है? साबुन, सोप, सोप में प्रेजेंट होता है, सोप में प्रेजेंट होता है। पोटेशियम हाइड्रॉक्साइड सोप में प्रेजेंट होता है। मैग्नीशियम हाइड्रॉक्साइड को क्या बोलते हैं? मिल्क ऑफ मैग्नीशिया ही कहा जाता है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया ही कहा जाता है। तो इनके बारे में थोड़ी थोड़ी बातें ध्यान में रखिएगा, थोड़ी थोड़ी बातें ध्यान में रखिएगा, बहुत काम की चीज़ है, एग्जाम में कई बार क्वेश्चन पूछे गए हैं, इसलिए मैं बार बार चिल्ला चिल्ला के बताता हूँ। आगे 5 मिनट के बाद बहुत सारे क्वेश्चन और उनके डिटेल कॉन्सेप्ट को डिस्कस करेंगे। जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है इसका यूज कहाँ होता है भैया? इसका यूज कहाँ होता है? ब्लीचिंग पाउडर के रूप में किया जाता है, ब्लीचिंग पाउडर के रूप में किया जाता है, ब्लीचिंग पाउडर के रूप में, ठीक है, ब्लीचिंग एजेंट के रूप में यूज किया जाता है। सैनिटरी वेयर की सफाई में किया जाता है, तो इनको थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। टेक्सटाइल इंडस्ट्री में, है ना, टेक्सटाइल इंडस्ट्री में यूज किया जाता है, ब्लीचिंग एजेंट के रूप में यूज किया जाता है। सैनिटरी वेयर्स में यूज करते हैं, सिंक को क्लीन करने के लिए किया जाता है। जो नाइट्रिक एसिड होता है ना, नाइट्रिक एसिड, ये फर्टिलाइजर के रूप में उपयोग होता है, पेंट के रूप में होता है ना। और आपके जो विस्फोटक का निर्माण होता है उनके है, पेंट हो चाहे विस्फोटक हो चाहे उर्वरक हो, फर्टिलाइजर, पेंट और एक्सप्लोजिव मटेरियल, इनके मैन्युफैक्चरिंग में नाइट्रिक एसिड का यूज किया जाता है। जो टार्ट्रिक एसिड होता है इसका यूज होता है बेकिंग पाउडर, बेकिंग सोडा में क्या होता है भैया? सोडियम बाइकार्बोनेट। क्या होता है? बेकिंग सोडा, बेकिंग पाउडर का फार्मूला होता है सोडियम बाइकार्बोनेट। टार्ट्रिक एसिड का यूज किया जाता है। सिट्रिक एसिड मेडिसिन के रूप में। एसिटिक एसिड जो भोजन का यूज इन प्रिजर्वेशन ऑफ फूड एंड फॉर इनहेंसिंग फ्लेवर, भोजन के संरक्षण और भोजन के स्वाद को बढ़ाने के लिए एसिटिक एसिड का यूज करते हैं। सल्फ्यूरिक एसिड का यूज कार में, इन्वर्टर में, है ना, बैटरी के लिए किया जाता है। सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 का यूज किया जाता है, H2SO4 का। तो इन बातों को ध्यान में रखिएगा। एप्लीकेशन ऑफ एसिड मैंने बता दिया, एप्लीकेशन ऑफ एसिड मैंने बता दिया। अब एप्लीकेशन ऑफ बेस के बारे में थोड़ा सा आप लोग जान सकते हैं, ठीक है, थोड़ा सा आप लोग जान सकते हैं, थोड़ा सा डिस्कस कर ही लेता हूँ। जो कैल्शियम हाइड्रॉक्साइड होता है, कैल्शियम हाइड्रॉक्साइड क्या होता है भैया? CaOH को ऑल्टोइड सफ़ेदी के रूप में, पुताई के रूप में यूज किया जाता है। जो जिस मिट्टी में अम्ल बहुत ज़्यादा होता है कैल्शियम हाइड्रॉक्साइड को डाल देते हैं, बेस होता है तो उसको निष्क्रिय कर देता है ब्लीचिंग पाउडर बनाने के लिए, है ना। जो हार्ड वाटर होता है उसको सॉफ्ट वाटर में कन्वर्ट करने के लिए यूज करते हैं कैल्शियम हाइड्रॉक्साइड, कैल्शियम हाइड्रॉक्साइड। जो मैग्नीशियम हाइड्रॉक्साइड होता है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया के रूप में यूज करते हैं, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया के रूप में, है ना। और ये एंटी एसिड के रूप में यूज किया जाता है, एंटी एसिड के रूप में यूज किया जाता है। सोडियम हाइड्रॉक्साइड कास्टिक सोडा के नाम से जाना जाता है। सोडियम हाइड्रॉक्साइड को किसके नाम से जाना जाता है भैया? कास्टिक सोडा के रूप में जाना जाता है, जिसका यूज करते हैं सोप बनाने में, पेपर बनाने में, टेक्सटाइल बनाने में। ध्यान में रखिएगा। अमोनियम हाइड्रॉक्साइड का यूज कहाँ करते हैं भैया? है ना, अग्निशामक यंत्रों में फोमिंग एजेंट के रूप में किया जाता है। अमोनियम हाइड्रॉक्साइड का यूज करते हैं क्लीनर के रूप में एंड फर्टिलाइजर के रूप में, क्लीनर के रूप में एंड फर्टिलाइजर के रूप में। तो इन बातों को ध्यान में रखेंगे तो आपके क्वेश्चन बहुत अच्छे से बन जाएंगे। जो आने वाले क्वेश्चन होंगे उनको आप बहुत आसानी से कर पाएंगे। चलिए, बहुत ही शानदार क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, बिल्कुल ध्यान से पढ़ना है। फिनाल गिव्स कैरेक्टरिस्टिक कलर विथ, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्वेश्चन को कर लीजिए, समझ लीजिए, ताकि जब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के दिन टाइम मिलता है थोड़ा बहुत, तो थ्योरी हम करवा देंगे 1-2 लेक्चर के अंदर, तो वहाँ आपको पता चले कि जो सर पढ़ा रहे हैं एक्चुअल में एग्जाम में आता है। ऐसा ना लगे कि आपने क्या पढ़ा रहे हैं सर, आप कैसे बोल रहे हैं कि आपके सब इंजीनियर एग्जाम में 11th एंड 12th क्लास की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आती है। हाँ भैया आती है, तभी हम पढ़ाते हैं। इसलिए मैं क्वेश्चन आपको दिखा देता हूँ पहले।
है ना, ये क्वेश्चन सब इंजीनियर के ही हैं। फिनाल गिव्स कैरेक्टरिस्टिक कलर विथ, जो फिनाल होता है किसके साथ कलर देता है, ब्रोमीन वाटर के साथ, अमोनियम हाइड्रॉक्साइड के साथ, एक्वस फेरिक क्लोराइड के सॉल्यूशन के साथ, आयोडीन सॉल्यूशन के साथ। जो फिनाल होता है फेरिक क्लोराइड के सॉल्यूशन के साथ ही कलर देता है। फेरिक क्लोराइड का जो सॉल्यूशन होता है ना, फेरिक क्लोराइड क्या होगा, FeCl3, इसके सॉल्यूशन के साथ ही कलर देता है। इतना ध्यान में रखिएगा, इतना ध्यान में रखिएगा। इसके बाद हम रिएक्शन बाद में समझाएंगे, जो केमिस्ट्री की थ्योरी पढ़ाएंगे। ये रिएक्शन होती है, जिनको आती है वो समझ भी सकते हैं। ग्लूकोज ऑन रिएक्शन विथ ब्रोमीन, जो ग्लूकोज होता है ब्रोमीन के साथ रिएक्शन करता है ना। ग्लूकोज यानी शर्करा C6H12O6, ये ब्रोमीन के साथ रिएक्शन करेगा और क्या देता भैया, ग्लूकारिक एसिड, ग्लूकोनिक एसिड, फक्करिक एसिड, साइट्रिक एसिड। एक ग्लूकोनिक एसिड देता है, क्या देता है भैया, ग्लूकोनिक एसिड देता है। ब्रोमीन, जो ग्लूकोज होता है ब्रोमीन के साथ रिएक्शन करता है। एक ग्लूकोज है, एक क्या है, ग्लूकोज है, ब्रोमीन के साथ रिएक्शन करता है, ठीक है। माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है आपका, माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है ब्रोमीन, इससे रिएक्शन करेगा और आपको देगा ग्लूकोनिक एसिड। ग्लूकोनिक एसिड बहुत सारे रिएक्शन में लिखवा दूंगा, इतना ध्यान में रखिए, इतना ध्यान में रखिए। अब रिएक्शन संतुलित करते तो बन जाएगा ना, ये तो बच्चों वाला काम होता है, ठीक है, बच्चों वाला ही गेम है। आपके पास कितना होता है ग्लूकोज का, C6H12O6, तो यहाँ पे कितने कार्बन है, एक कार्बन, ये 4 कार्बन, यहाँ 1 कार्बन, तो 4 2 6 कार्बन है। आपके पास 12 हाइड्रोजन है, तो 4 दूनी 8 2 10, 4 दूनी 8 1 9 और 9 3 12, 12 हाइड्रोजन हो गए, 4 ऑक्सीजन यहाँ, ठीक है, 5 और 6 ऑक्सीजन, तो टोटल ये रिएक्शन संतुलित हो जाती है। ये क्या होता है आपका भैया, एक ग्लूकोनिक एसिड होता है, इस तरीके के स्ट्रक्चर फॉर्म में बनता है। जब ग्लूकोज ब्रोमीन से रिएक्शन करता है तो ग्लूकोनिक एसिड बनता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 आपके स्क्रीन पे है, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ फ्रेश वाटर, जो अलवड़ जल यानी मैक्सिमम अमाउंट, फ्रेश वाटर क्या होता है, जिसके अंदर साल्ट की कंसंट्रेशन बहुत ही कम हो, है ना। अलवड़ का मतलब जिसके अंदर लवड़ ना हो, साल्ट ना हो, साल्ट की कंसंट्रेशन क्या होती है, बहुत ही कम होती, बहुत ही मिनिमम होती है। ऐसे वाटर को फ्रेश वाटर कहते हैं। इसका यूज कहाँ होता है सबसे ज़्यादा भैया, एग्रीकल्चर में, ड्रिंकिंग में, कुकिंग में, पिस्सीकल्चर में। सबसे ज़्यादा एग्रीकल्चर में होता है। टोटल फ्रेश वाटर का 70% वाटर एग्रीकल्चर में यूज होता है, 20% आपका इंडस्ट्रियल यूज में होता है, 10% आपका म्यूनिसिपल एंड डोमेस्टिक यूज में होता है। हियर गाइज लिखा हुआ है, बहुत अच्छे से रिविजन कर लेना। 70% आपका एग्रीकल्चर में होता है, 20% जो होता है इंडस्ट्रियल पर्पज पे होता है, 10% आपका डोमेस्टिक एंड म्यूनिसिपल यूज में होता है, ठीक है, फ्रेश वाटर का। मेटल आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बिकॉज दे कंटेन, जो मेटल होते हैं, धातुएं होती हैं, धातुओं के अंदर से इलेक्ट्रिसिटी पास होती है। जो करंट होता है, लाइट जो होती है पास हो जाती है। क्यों पास हो जाती है, क्योंकि इसके अंदर आयनिक बॉन्ड होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं, वेरी फ्यू वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, नेटवर्क स्ट्रक्चर होता है। भैया आपके इलेक्ट्रिसिटी कब पास होती है, जिनके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो ये आपका बी नंबर आंसर हो जाएगा, बी नंबर आंसर हो जाएगा। किसी मेटल से इलेक्ट्रिसिटी तभी पास होती है जब उसके अंदर क्या होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखिएगा। यहाँ लिखा हुआ है मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बिकॉज दे हैव वेरी लार्ज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन, फ्री वैलेंस इलेक्ट्रॉन, बहुत ज़्यादा मात्रा में फ्री वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं। वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो होते हैं, जो आउटर शेल में पाए जाते हैं, आउटर कक्षा में पाए जाते हैं, दैट इज नोन एज फ्यूजी इलेक्ट्रॉन, वैलेंस इलेक्ट्रॉन। और वहाँ से आप ऑक्सीडेशन नंबर भी निकालते थे। ग्लास के अंदर क्या होते, फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होते, जिसकी वजह से ग्लास क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होती, इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होती। तो ग्लास इज बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, इन्सुलेटर होता है, कुछ अलग होता है। अच्छा, सिल्वर क्या होता है, सिल्वर एक ऐसा मेटल होता है जिससे उष्मा भी पास होती है और लाइट भी पास होती है। सिल्वर इज यूनिक मेटल जिसके अंदर हीट भी पास होती है और इलेक्ट्रिसिटी भी पास होती है। तो इन बातों को आप ध्यान में रखेंगे तो आपके काम बन जाएंगे। ओके,
क्लोरोपिक्रीन का यूज कहाँ होता है? क्लोरोपिक्रीन का उपयोग किस प्रकार होता है? परफ्यूम के फॉर्म में होता है, सॉल्वेंट के फॉर्म में होता है, एनेस्थेटिक के रूप में होता है, टीयर गैस के रूप में। भैया परफ्यूम के फॉर्म में यूज मत करना, मतलब रोते रह जाओगे। क्लोरोपिक्रीन क्या होता है? जैसे मान लीजिए कहीं स्ट्राइक बहुत ज़्यादा होती है, बहुत ज़्यादा भीड़ हो गई है, तो पुलिस उस भीड़ को हटा रही, पुलिस फिर जनता भागेगी नहीं, यानी स्ट्राइक वाले पर्सन नहीं भागेंगे, तो पुलिस क्या होती है? टीयर गैस छोड़वाती है, और टीयर गैस के रूप में आप यूज करते हैं क्लोरोपिक्रीन के रूप में। आंसू गैस बोलते हैं, क्लोरोपिक्रीन बोलते हैं। यहाँ पर मैंने लिख दिया बहुत अच्छे से, आंसू गैस को क्लोरोपिक्रीन के नाम से जाना जाता है। ठीक है, इसका रासायनिक नाम क्लोरोपिक्रीन होता है। इसका सूत्र होता है CCl3NO2 होता है, CCl3NO2 इसका सूत्र होता है ना। इसका यूज करते हैं पुलिस अनियंत्रित भीड़ को कंट्रोल करने में इसका यूज करती है। तो आई होप आपको ये चीज़ें याद रहेंगी लंबे समय तक। इसको क्या बोलते हैं? ट्राईक्लोरो, क्या लिखा हुआ है? ट्राईक्लोरो नाइट्रोमेथेन, ट्राईक्लोरो नाइट्रोमेथेन, Cl3CnO2 ट्राईक्लोरो नाइट्रोमेथेन होता है। अच्छा, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, जो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया होता है क्या होता है भैया? एंटासिड के रूप में काम करता है। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया क्या होता है? एंटासिड के रूप में काम करता है। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया किसे कहते हैं? मैग्नीशियम हाइड्रॉक्साइड को कहते हैं, है ना, मैग्नीशियम हाइड्रॉक्साइड को कहते हैं। हमारे पेट में क्या होता है? हमारे पेट में एसिड जनरेट होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड हमारे पेट में जनरेट होता है। ठीक है, तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड की जब मात्रा ज़्यादा हो जाती है तो आपको क्या दिया जाता है? मिल्क ऑफ मैग्नीशिया ही दिया जाता है। अम्लता को दूर करने के लिए मिल्क ऑफ मैग्नीशिया ही दिया जाता है, मैग्नीशियम हाइड्रॉक्साइड ही दिया जाता है। तो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया क्या होता है भैया? एक तरह का एंटासिड होता है। एंटा एसिड मतलब जो एसिड के अपोज में काम करे, है ना, एसिडिटी को कम करे, एंटासिड के रूप में। तो हमारे पेट में हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्रोड्यूस होता है, तो अब उसको कम करना है मान लो, तो मैग्नीशियम हाइड्रॉक्साइड डालते। क्या डालते? मैग्नीशियम हाइड्रॉक्साइड। द गैस विच टर्न फैट एंड ऑयल कंटेनिंग फूड इन रेनफीड इज, मतलब ऐसी गैस का नाम बताओ जो, द गैस विच टर्न फैट, ओके, उस गैस का नाम बताओ जो ऑयल कंटेनिंग फूड, जल वसा एवं तेल युक्त भोजन को, ऑयल कंटेनिंग फूड को बासी बना देता है, दुर्गंध मुक्त बना देता है। वो क्या होता है? उसके अंदर दुर्गंध आती है, ऑक्सीजन के कारण होता है। क्योंकि जो ऑक्सीजन होता है ऑयल एंड जो ऑयल होता है, तेल होता है, उसके अंदर फिर रिएक्शन कर लेता है, वफा फिर रिएक्शन कर लेता है और उसको सड़ा देता है, ख़राब कर देता है। इसलिए क्या करते हैं, क्या उसके अंदर नाइट्रोजन गैस डाली जाती है। क्या डाली जाती है? नाइट्रोजन गैस डाली जाती है। यदि आप नाइट्रोजन गैस डालेंगे, जो तेल और वफा वाली चीज़ें होती है ना, नाइट्रोजन गैस अक्रियशील होती है, क्रिया नहीं करती तेल और वफा के साथ में, तो आपके जो तैलीय युक्त पदार्थ होते हैं संरक्षित रहते, खराब नहीं होते हैं। हमें ऑक्सीजन को कम करना होता है। नाइट्रोजन एक अक्रिय गैस होती है जो क्या करती है भैया? क्या करती है? जो भोजन में प्रेजेंट ऑक्सीजन होती है उसको हटा देती है। ठीक है, और जो भोजन होता है ऑक्सीजन की उपस्थिति में तेल और जो भोजन ऑक्सीजन, देखो खाद्य पदार्थ में जो मौजूद ऑक्सीजन होता है तेल और वसा की उपस्थिति के कारण वाष्पी होता है। अब आपने ऑक्सीजन को ही हटा दिया, नाइट्रोजन आपने डाल दिया, नाइट्रोजन तेल और वसा फिर रिएक्शन ही नहीं करेगा, तो आपका जो खाद्य पदार्थ है वो क्या संरक्षित रहेगा। द स्ट्रांगेस्ट एसिड, सर्वाधिक शक्तिशाली अम्ल कौन होते हैं? मिनरल एसिड होते हैं। ट्राईक्लोरोएसिटिक एसिड ऐसा एसिड होता है जो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होता है। ट्राईक्लोरोएसिटिक एसिड, ये फार्मूला होता है इसका, ये फार्मूला होता है जो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होता है। ठीक है, मैक्सिमम एनर्जी जनरेटेड ऑन कंबशन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग गैस, किस गैस के जलने से, कंबशन होने से, दहन होने से बहुत ज़्यादा मात्रा में एनर्जी निकलती है, बहुत ज़्यादा मात्रा में एनर्जी उत्पन्न होती है? प्रोपेन, मेथेन, ब्यूटेन, एथेन। बताइए भैया क्या होगा? बताइए। चलिए पहले एक एक ऑप्शन को देख लेते हैं बहुत अच्छे तरीके से। पहला आपको लिखा है प्रोपेन के बारे में। प्रोपेन क्या होता है? प्रोपेन का फार्मूला क्या होता है?
C3H8 होता है, C3H8 होता है। ये ऑक्सीजन की उपस्थिति में कम्बसन होता है, कम्बसन होता जलता है। इसके रिएक्शन को संतुलित करना है तो हमें 2 गुना प्रोपेन ले लेते हैं, 5 गुना ऑक्सीजन ले लेते हैं। एक इसमें कन्वर्ट हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड प्लस पानी में, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस पानी में। और आपको जो हीट ऑफ कम्बसन मिलेगा, जो ऊष्मा मिलेगी, वो कितना मिलता है भैया? हीट ऑफ कम्बसन में आपको मिलेगी प्रोपेन में 2220 किलो जूल पर मोल मिलती है, किलो जूल पर मोल मिलती है, ध्यान में रखिएगा। ये प्रोपेन के कम्बसन में इतनी हीट ऑफ क्या होती है, इतनी हीट ऑफ कम्बसन, इतनी ऊर्जा उत्पन्न होती है जलने के दौरान। अच्छा, फिर अगला है मेथेन। चलिए मेथेन के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। मेथेन क्या होता है? CH4 होता है, ऑक्सीजन फिर रिएक्शन करेगा। CH4 होता है, 2 गुना ऑक्सीजन ले लेते हैं। ये आपका बन जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड प्लस H2O प्लस 889 किलो जूल पर मोल हीट निकलती है। फिर ब्यूटेन का फार्मूला क्या होता है? C4H10। ब्यूटेन का फार्मूला क्या होता है? C4H10। ऑक्सीजन फिर रिएक्शन करेगा, 13 गुना ऑक्सीजन लेना पड़ रहा है यहाँ पर। एक कार्बन डाइऑक्साइड बन जाएगा, 10 गुना पानी बनेगा, प्लस जो हीट ऑफ कम्बसन होगा वो 2875 होता है, 2875 होता है। एथेन की हम बात कर लेते हैं। एथेन के केस में क्या होगा? C2H6 होता है, तो इसको 2 गुना ले लो, प्लस इसमें ऑक्सीजन डाल दे, ऑक्सीजन होता है 7 गुना। रिएक्शन को कंप्लीट करने के लिए थोड़ा सा वैल्यू चेंज भी कर सकते हैं, लेकिन दोनों है ना, जो आपका रिएक्टेंट है, प्रोडक्ट, दोनों क्या है, संतुलित होना चाहिए, ये इंपॉर्टेंट है। इससे बनेगा आपका 4CO2 प्लस 6H2O प्लस 1560 किलो जूल पर मोल। 1560 किलो जूल पर मोल क्या होगा? हीट ऑफ कम्बसन होगा, हीट ऑफ कम्बसन होगा। तो आपको मैंने चारों गैस के बारे में बता दिया, प्रोपेन के बारे में मैंने बता दिया आपको, फिर ये आपका मेथेन के बारे में है, मेथेन के बारे में है, ये आपका ब्यूटेन के बारे में है। इसके बारे में ब्यूटेन के बारे में, तो प्रोपेन से एनर्जी जो निकलती है 2220 किलो जूल पर मोल निकलती है, मेथेन से 889 किलो जूल पर मोल, ब्यूटेन से 2877 किलो जूल पर मोल निकलती है, और आपका जो एथेन होता है उसे 1560। तो सबसे ज़्यादा हीट ऑफ कम्बसन किसमें होता है? जब ये गैसें जलती हैं, दहन होती है, तो अधिकतम ऊर्जा निकलती है ब्यूटेन से। ब्यूटेन से क्यों निकलती है अधिकतम ऊर्जा? क्योंकि इसके अंदर कार्बन सबसे ज़्यादा है, ब्यूटेन के अंदर सबसे ज़्यादा हाइड्रोजन है। इन चारों की तुलना में सबसे ज़्यादा कार्बन है, सबसे ज़्यादा हाइड्रोजन है, तो जब जलेगा तो सबसे ज़्यादा एनर्जी इसी में निकलेगी। वैल्यू याद भी ना रहे ना, वैल्यू याद भी ना रहे, थोड़ा कॉमन सेंस का यूज करिएगा कि भैया प्रोपेन का फार्मूला क्या होता है, मेथेन का क्या होता है, ब्यूटेन का क्या होता है, एथेन का क्या होता है। अच्छा, जिसके अंदर सबसे ज़्यादा कार्बन होंगे, सबसे ज़्यादा हाइड्रोजन होंगे, उसके अंदर ही सबसे ज़्यादा एनर्जी डेवलप होगी, एनर्जी उत्पन्न होती है ड्यूरिंग कम्बसन। क्या होता है? C2H2N+2 होता है ना, +2 होता है। एथेन का फार्मूला, एल्केन का फार्मूला क्या होता है? CnH2n+2, CnH2n+2, मेथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन, ऑक्टेन, नॉनेन, डेकेन, ये चीज़ें होती हैं, आपको आगे निकालना सिखाएंगे। चलिए क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे बताइए, फटाफट इसका आंसर बताइए। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे बहुत ही शानदार है। एक क्वेश्चन आपको मैंने एक कॉन्सेप्ट मैंने पहले ही बता दिया था, एक क्वेश्चन आपको करवा देता हूँ। सारे के सारे चीज़ें पढ़ाई हुई चीज़ें आती हैं, बस आपको पढ़ें तो अच्छे से। जो पीपीटी में कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें देता हूँ उनको भी थोड़ा बहुत पढ़ लिया करें आप लोग। हाइड्रोजन क्लोराइड व्हेन रिएक्ट विथ सोडियम हाइड्रोक्साइड फॉर्म साल्ट एंड वाटर। जब सोडियम हाइड्रोक्साइड से हाइड्रोजन क्लोराइड रिएक्शन करता है तो लवण एंड जल बनता है। इस रिएक्शन को क्या बोलते हैं? न्यूट्रलाइजेशन बोलते हैं, कॉम्बिनेशन बोलते हैं, रेडॉक्स बोलते हैं, प्रेसिपिटेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जब हाइड्रोजन क्लोराइड रिएक्ट करता है सोडियम हाइड्रोक्साइड से, HCl रिएक्ट करता है सोडियम हाइड्रोक्साइड से, तो भैया क्या बनता है? मैं रिएक्शन ही आपको दिखा देता हूँ। देखो, ये सोडियम हाइड्रोक्साइड है, ये आपका हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, ये रिएक्शन करेगा तो NaCl बन जाएगा, प्लस ये क्या बनता है? H2O बन जाता है। NaCl क्या होता है भैया? साल्ट होता है, नमक होता है, ये क्या होता है? पानी होता है। ये भी न्यूट्रल होता है, उदासीन होता है ना। जस्ट अ मिनट,
पानी उदासीन होता है, नमक भी क्या होता है, उदासीन होता है। देखो 7 से ज़्यादा जिसका पीएच मान होता है एसिड क्या होता है, बेस होता है। 7 से कम एसिड होता है, 7 होता है तो साल्ट होता है। क्या होता है, साल्ट होता है, उदासीन होता है। तो नमक क्या उदासीन है। तो जब यहाँ पर एसिड एंड बेस मिले, ये आपका क्या है, सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या है, एक बेस है। सोडियम हाइड्रोक्साइड एक बेस है और HCl क्या है, एसिड है। जब एसिड और बेस आपस में रिएक्ट करते हैं तो क्या होते हैं, न्यूट्रल हो जाता है। बनने वाला प्रोडक्ट क्या होता है, न्यूट्रल हो जाता है। इसी को बोलते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, उदासीनीकरण अभिक्रिया। ठीक है, आ रही बात समझ में, आ रही है, बहुत अच्छी बात है, ऐसे ही पढ़ते जाओ आप लोग। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर होगा। जब एसिड एंड बेस आपस में रिएक्ट करते हैं तो भैया बनता है लवण और पानी। ठीक है, उदासीन हो जाता है, लवण और पानी क्या उदासीन है, इसे बोलेंगे उदासीनीकरण अभिक्रिया। अगला क्वेश्चन देखिए, डायमंड दैट वी यूज ज्वेलरी। डायमंड जिसका यूज हम ज्वेलरी के लिए करते हैं, गहने बनाने के लिए। आप लोग भी पढ़ लीजिए, आप लोगों को बहुत सारा ज्वेलरी बनवाना पड़ेगा फिर। ठीक है, बनवाना डायमंड का आप लोग। तो भैया डायमंड क्या होता है, एलिमेंट होता है, एलिमेंट। डायमंड क्या होता है, एलिमेंट होता है, पता ही है आप लोगों को। तो यहाँ तक की चीज़ें मैंने आपको बता दी है आज की क्लास में। फिर जो अपनी नेक्स्ट क्लास होगी ना, तो नेक्स्ट क्लास में बहुत सारी चीज़ें और देखने वाले हैं, यहाँ से अपन कंटिन्यू कर लेंगे, इसके आगे से कंटिन्यू कर लेंगे। तब तक आप इस लेक्चर को देख लीजिए, इसके PPT को जो मैंने अपलोड किया आपके सेक्शन में, इसको रिवीजन कर लीजिए। और ऐसे ही 5 से 7 लेक्चर आएंगे और आपकी केमिस्ट्री बहुत अच्छे से कंप्लीट हो जाएगी। एक मैंने बहुत सारे फार्मूला की एक PPT अपलोड की है, उसको भी अच्छे से आप लोग याद रख लेना, याद कर लेना। कोई भी डाउट आता है तो 9340888429 पे कॉल या व्हाट्सअप करें। फिर एक कंप्लीट होने के बाद फिजिक्स के बाद बायो कंटिन्यू कर लेंगे। इसमें व्हाट्सअप करिए, कॉल करिए। यदि आप इस वीडियो को यूट्यूब पे देख रहे हैं तो आप क्या करिए, आप द सिविल पॉइंट का एंड्रॉयड एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं और वहाँ से आप कंप्लीट तैयारी कर सकते हैं, बहुत अच्छे से तैयारी कर सकते हैं। अभी जस्ट हमारा एक नया बैच स्टार्ट हुआ है, उस बैच के अंदर प्रॉपर तरीके से है ना, जो जितने भी दिन आपके पास बचे हुए हैं उसके अकॉर्डिंग प्रॉपर क्लास चल रही है और आप वहाँ से तैयारी कर सकते हैं। तो द सिविल पॉइंट का ऐप डाउनलोड कर लीजिए और अच्छे से तैयारी में लग जाइए। खुश रहिए, मस्त रहिए और पढ़ते रहिए।